क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कुंडली विश्लेषण में हम लोग आज जानेंगे कि कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन कौन ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और कौन ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं। चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरह से व्यक्ति का कैरेक्टर होता है उसी तरह से इन ग्रहों की भी एक कैरेक्टर अपनी होती है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट कि अगर कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो उस समय वो जो अपना जो भी ज्ञान देना होगा वो फुली रूप से अपने पावर के साथ देगा, लेकिन उसी समय उसी स्कूल का हेडमास्टर साहब आकर बैठ जाए फिर उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह से ये ग्रह, कोई ग्रह नीच और उच्च का नहीं होता है। ग्रह की पोजीशन क्या होती है इस पर डिपेंड करता है कि कोई ग्रह उच्च का है, मतलब किस राशि में बैठा है तो अपनी फुल पावर दे रहा है, यानी सकारात्मक वर्क, सकारात्मक कार्य में आपको इम्प्रूव कर रहा है वो ग्रह, और कौन राशि में वो बैठेगा तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिलवा पाएगा। तो आज हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे और इसके लिए मैं बता दूं कि ग्रह के उच्च और नीच के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, इतनी सरल स्थिति में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, या मैं ये कह सकता हूं कि आप कभी YouTube में या किसी तरह से इतना सहज तरीका से आप नहीं समझ पाए होंगे। मित्रों, मैं इस टॉपिक पर आने के पहले आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप कम से कम मेरे इस चैनल को लाइक तो करें, और जो पहले बार यहाँ पर आ रहे हैं, इस चैनल पर आ रहे हैं, उसको कम से कम शुरू से पार्ट से देखें और सब्सक्राइब करें। यह मुझे आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि ये विद्या जो है, अब एक लाइन और जानिए। जैसे हम लोग 3 ऋण से उदृढ़ होने के लिए एक ऋषि ऋण होता है, तो ऋषि ऋण को जानने के माने ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों के द्वारा जो कुछ दिया गया है, अगर उस चीज को आप सोसाइटी में, समाज में प्रचार प्रसार करते हैं और उसके लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके, अगर ऐसा हम करते हैं तो हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते। इसलिए ये मैं कहूंगा कि आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ठीक है, अदरवाइज आप इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। अब आइए आज हम लोग जाने ग्रह की उच्च और नीचता के बारे में। आप इतना तो जानिए कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा होता है, वहां से जिस राशि में उच्च के होकर बैठा होता है, वहां से 7वें स्थान पे, 7वीं राशि में वह नीच हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां सूर्य 1 अंक है, यहां सूर्य है, तो 1 अंक में सूर्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक पहले हाउस में, लग्न में यदि सूर्य है तो चूंकि फर्स्ट राशि के सूर्य उच्च के होते हैं, ये जानिए। तो यानी 7वीं राशि तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो अब जानिए, पहले सूर्य एक मतलब मेष राशि, मैंने यहां चार्ट दिया है, आप इसको समझें। सूर्य 1 नंबर मैंने दिया है, मेष राशि होता है, और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। उच्च के होते हैं यानी अगर मेष राशि कुंडली में 1 अंक में कहीं सूर्य को आप पाओ तो यह मानकर चलो कि सूर्य अपनी फुल पावर दे रहा है वहां पे। लेकिन कितनी राशि पर, कितनी डिग्री तक, कितनी डिग्री के बारे में पहले ही एपिसोड में बता चुका हूं कि कौन ग्रह किस राशि में से मतलब नहीं है, कौन ग्रह कितने डिग्री पर रहेगा तो वह फुल पावर देगा। अब यहां हम लोग जाने कि सूर्य 1 मतलब मेष राशि में उच्च होते हैं और
वो कब? जब 10 अंश तक रहेंगे कुंडली में तो उच्च के होंगे, और 10 अंश के बाद वो अपनी उच्च नहीं रह जाते हैं बल्कि सामान्य सूर्य हो जाते हैं। ठीक है, इतना जान। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बता दिया, आपको बता दिया होगा कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, ऐसी बात है, लेकिन 10 अंश के बाद अगर सूर्य उच्च के है तो उच्चता उनकी नहीं रह जाती है। उसी तरह से तुला राशि जो होगा, तुला राशि में सूर्य नीच हो जाएंगे। कितने? 10 अंश तक। 10 अंश तक अगर सूर्य राशि तुला राशि में 7वें अंक में नीच के हैं, अगर उससे ज्यादा डिग्री है उस ग्रह के पास तुला राशि का, तो वहां सूर्य की वह नीचता कम हो जाएगी। अब आइए दूसरे ग्रह कौन होते हैं? चंद्रमा। एक चीज और बता दें आपको, सूर्य जैसे उच्च क्यों होते हैं? कोई ग्रह किसी राशि में उच्च कैसे होता है? तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि सूर्य क्या है? तेज है। सूर्य तेज है, और तेज कहां रहेगा? पराक्रम के साथ रहेगा। एक अंक किसका है? तो मेष राशि, उसका स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल के पास क्या? पराक्रम है, यानी तेज वही होगा जहां पराक्रम हो। ठीक है, इसी प्रकार से तेज कहां कम हो जाएगा? तो जब सौंदर्य के पास तेज जाएगा तो अपने प्रभुत्व को नहीं दिखा पाएगा। तो तुला राशि क्या है? उसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास सौंदर्य है, सौंदर्य के कारक सूर्य शुक्र होता है। तो जैसे ही पराक्रम सौंदर्य के पास जाएगा वो अपनी प्रभाव नहीं दे पाएगा, इसलिए 7वें अंक में तुला राशि में सूर्य को नीच कहा गया। इसी तरह से दूसरे जो ग्रह होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा दूसरी राशि में यानी मेष के बाद क्या होता है? वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो जब 2 राशि में उच्च के होंगे तो 2 से गिनिए, 3 4 5, 3 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8वीं राशि में, 8वीं राशि किसकी है? वृश्चिक राशि है। 8वीं राशि में चंद्रमा जो है नीच के हो जाएंगे। यहां भी सिंपल सी फंडा है कि चंद्रमा क्या है? मन के कारक हैं, और मन क्या है? मन सौंदर्य में। वृषभ राशि क्या है? शुक्र इसके स्वामी होते हैं, सौंदर्य के कारक। मन हमेशा सौंदर्यता की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन चंद्रमा उच्च के तभी होंगे जब वो 3 डिग्री 3 अंश पर हो, 3 अंश से ज्यादा। यह क्यों? इसलिए कि चंद्रमा मन क्या है? चंचल है, और चंद्रमा मन के कारक है। चंद्रमा ऐसे भी बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं क्योंकि मन के कारक हैं। जानिए आप कि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 दिन में अपने राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 9 घंटे पहले ही अगले ग्रह को प्रभावित करने लगते हैं, इतना तो जाने। तो चंद्रमा चूंकि मन के कारक हैं और 9 घंटे पहले 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसीलिए ऋषियों ने यह कहा कि साहब नहीं, मन को ज्यादा तेज होगा तो उच्चता समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने 3 डिग्री पर चंद्रमा जब रहेंगे वृषभ राशि में उच्च के होंगे, और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री के बाद जब तक रहेंगे तो नीच के कहलाएंगे। इसके बाद से तीसरा ग्रह होता है मंगल मकर राशि यानी 10वें अंक में, यानी मकर राशि का है, और मकर का स्वामी शनि होते हैं। तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, और 10 अंक के बाद जब गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कर्क राशि में मंगल क्या हो जाएंगे? तो नीच के हो जाएंगे। मंगल क्या है? पराक्रम है। पराक्रम कहां तक उच्च का हो सकता है? अंतिम डिग्री तक प्रभावी रहेगा। जितना ही अनुभव होगा उतना ही प्रभावी रहेगा। इसीलिए मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च के होते हैं, और नीच के भी होंगे तो 28 अंश तक नीच के हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? 28 फुल पावर मंगल को दिया गया। इसलिए क्यों? क्योंकि वो पराक्रम है। जैसे मन को 3 डिग्री पर ही उच्च का, 3 डिग्री बाद अगर 5 6 7 कुंडली में डिग्री है तो ये मान कर चलिए कि चंद्रमा वहां उच्च के नहीं रह गए। ठीक उसी तरह से 28, मैं इसलिए बता रहा हूं
कि एक चीज आपको बता दें, यह डिग्री के बारे में मैं डिफाइन इसलिए कर रहा हूं कि पहले एपिसोड में मैं डिग्री के बारे में बता चुका हूं। जो लोग नहीं यहाँ वहां पहुंचे हैं और मेरे पहले के जो भी एपिसोड है उसको देख करके समझ सकते हैं कि डिग्रियां कितने तक, एक राशि को 30 डिग्री तक हासिल है। टोटल 30 डिग्री में 0 से 6 हमने जो डिवाइड किया है, खैर उसको आप देखिए और समझ जाइएगा। तो यहाँ आप डिग्री समझने के लिए का मतलब है, इसलिए समझिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सिर्फ समझा दिया कि कौन ग्रह किस राशि में उच्च के होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कौन ग्रह किस राशि में कितने अंश तक उच्च के होंगे, ये जानिए। अब आ जाइए बुध। बुध है एक ऐसा ग्रह है, बुध क्या है? बालक। बालक क्या है? अपने घर में ही उच्च होता है, अपने माता पिता अपने घर में ही वो ज्यादा स्वच्छंद रूप से खेलता है, दूसरे जगह जाएगा उसकी दिक्कतें परेशानी होने लगेगी। इसीलिए बालक बुध को अपने ही घर में यानी कन्या राशि 6ठे अंक में उनको उच्च का माना गया। कन्या राशि में 15 डिग्री तक, कन्या राशि में 15 डिग्री तक बुध उच्च के होते हैं। और नीच कहां हो जाएगा बालक? बालक अपने स्वभाव को नहीं दे पाता है कहां? गुरु के पास। गुरु मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, 12 अंक, यानी यहां से गिनेंगे यार 6ठे अंक से 1 2 3 4 5 6 7, ये 12 अंक मीन राशि में बुध जो है नीच के हो जाते हैं। कितना अंश? 15 अंश तक। इसके बाद से इसी तरह से बृहस्पति देव, बृहस्पति देव क्या है? गुरु हैं। इनका गुरु का क्या काम है? अपने शिष्य को उसके मन पे कंट्रोल करने का ज्ञान देना। तो गुरुदेव कर्क राशि में 4ठे अंक में, 4ठे अंक जो है वो कर्क राशि का है, इसका स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। कितने अंश तक? तो 5 डिग्री तक, 5 डिग्री तक गुरुदेव उच्च के होते हैं। और 5 ये कर्क से अब गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गुरुदेव 1 2 3 4 5 6 7 मकर राशि में जाकर के नीच हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्रदेव, शुक्रदेव सौंदर्य के जो कारक हैं, सौंदर्य के कारक उच्च का होंगे। तो गुरु के घर में यानी मीन राशि में व्यय, जिसको माने गुरु के घर में जाएंगे तो ये उच्च के हो जाते हैं। गुरु के शुक्र जो है 12 अंक जो कहा गया है वो मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। कितने डिग्री तक? सौंदर्य की वृद्धावस्था में भी लोग चाहते हैं कि हम खूबसूरत रहें, इसलिए ऋषियों ने कहा कि मीन राशि 27 डिग्री यानी फुल पावर दिया गया कि साहब 27 डिग्री तक ये मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो 27 डिग्री और नीच कहां होंगे? तो साहब बालक को अपनी खूबसूरती की जरूरत नहीं है, वो जैसे रहता है वैसे ही खुश होता है। तो यानी कन्या राशि जो बुध का वो है, कन्या राशि 6 अंक, जो बुध जिसके स्वामी हैं, ये बालक, बुध बालक हैं। तो जैसे ही बालक के घर में जाते हैं शुक्रदेव, वो नीच के हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद से हम लोग आए शनिदेव के बारे में। शनिदेव, शनिदेव तुला राशि में, तुला 7 अंक तुला राशि। अब ये तुला शुक्र इसके स्वामी होते हैं। तो तुला राशि में जो है जाकर के उच्च के हो जाते हैं शनिदेव। कितने डिग्री तक? 20 डिग्री तक दिया गया है। 20 डिग्री तक शनिदेव तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे। मैं पहले ही कह दिया कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं ठीक उससे 7वें राशि में नीच के होता है। तो यानी तुला राशि में अगर शुक्रदेव उच्च के हैं तो यहां से आप गिनेंगे तो मेघ राशि में 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं राशि मेघ राशि में जाकर के शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। यानी सौंदर्य पराक्रम के पास जाएगा, नीच का हो जाएगा। ठीक है।
इसी प्रकार से शनिदेव के बाद ये शनिदेव तुला राशि में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, और मेघ राशि में नीच के होते हैं। यानी पराक्रम में जाने पर शनिदेव नीच के हो जाते हैं। शनिदेव किसी कारक है, नौकर चाकर के कारक है। नौकर चाकर पराक्रम में जाएगा तो क्या हो जाएगा उसको, वो नीच, वो अपनी स्वभाव नहीं दे पाएगा। न्यायाधीश है, न्यायाधीश को भी ऐसे ही शनिदेव न्यायाधीश भी है, पराक्रमी नहीं बल्कि जस्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद से दो ग्रह बच जाते हैं, राहु देव और केतु देव। कुछ ऋषियों ने कहा राहु देव और केतु देव दो ग्रहों के बारे में बच जाते हैं। राहु देव और केतु देव दोनों एक ही ग्रह है, इसके बारे में तो आप जाने हैं, दोनों छाया ग्रह हैं। एक मंगल के वो है और दूसरे शनिदेव के। तो राहु देव, इस पर थोड़ा सा ऋषियों का भ्रांति है। कुछ लोगों का कहना है कि राहु देव दूसरे अंक में जाने पर उच्च के हो जाते हैं। दूसरे अंक मतलब वृषभ राशि में जाने पर उच्च के हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, राहु देव मिथुन राशि में जाने पर उच्च के हो जाते हैं। मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार राहु देव मिथुन राशि में यानी तीसरे अंक बालक बुद्ध जिसको मालिक है, स्वामी है, वहां जाकर के यह 15 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं। तो राहु, आप एक जानते हैं कि राहु और शुक्र केतु आमने सामने होते हैं। अगर राहु यहां बैठा है तीसरे घर में और ये उच्च का है, तो केतु 7वें घर में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहां केतु देव रहेंगे, ठीक है। तो यानी राहु देव जहां उच्च के होंगे, ठीक उसके 7वें राशि जहां केतु देव बैठे हैं वहां वो नीच हो जाते हैं। और केतु देव जहां उच्च के होते हैं, वहां से 7वीं राशि जहां राहु बैठे होते हैं, वहां उस अंक में वो नीच के हो जाते हैं। यानी राहु देव मिथुन राशि में उच्च के हैं, तो अब धनु राशि में जो गुरु की जो है राशि है बृहस्पति देव की, वहां राहु देव नीच के हो जाएंगे 15 अंश पर। और ठीक उसी तरह से केतु देव धनु राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो वो जाकर के मिथुन राशि में 15 अंश में, इनका भी 15 ही अंश है, 15 अंश में नीच के हो जाते हैं। ये है कौन ग्रह, मैंने जो समझाया, कौन ग्रह उच्च के किस राशि में होंगे और किस राशि में नीच के होंगे। ये आपको लगभग हमको समझ में आता है कि आप समझ गए होंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि यहां इसको बताने का मतलब यह है कि इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि देवगण आपस में मित्र होते हैं, राक्षस गण आपस में मित्र होते हैं। इसलिए जब देवगण राक्षस के घर में आएंगे तो क्या होगा, निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो आप मेरे इस चैनल में जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बातें जरूर लिखें, अंकित करें, ताकि मैं समझूं कि मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं एक आग्रह और करूंगा कि जो भी लाइक करना है, चाहे जो भी कमेंट लिखना है, मेरे इस YouTube चैनल पर लिखें ना, कि आप लोग मेरे फेसबुक पर मत लिखें, ठीक है। बहुत सारे मित्र मेरे फेसबुक पर ही अपने कमेंट और लाइक और डिसलाइक ऊपर जो भी करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर ही जो कमेंट लिखना है लिखें। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार और आग्रह करूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक तो करें, अगर नया है, पहली बार आया है, तो जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।